स्वागत है सभी बच्चों का सक्सेस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हर सेशन की तरह इस सेशन की भी हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग साइंस का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और लाइव प्रैक्टिकल हम उसको आपको दिखाएंगे। और हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो, और पार्ट क्या है, एक पूरा सिस्टम है। चूँकि देखो साइंस में भी जो बायोलॉजी है वो पूरा सिस्टम है कई चीज़ों का, और उसमें भी जो हमारी बॉडी है वो कई सिस्टम से मिलकर बनी है, अर्थात कई तंत्रों से मिलकर बनी हुई है। उन तंत्रों की जैसे हम बात करें, सभी का अलग अलग स्टडी हम लोग करते हैं। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, जैसे हमारा हार्ट का एक अलग सिस्टम हो गया, हमारे लीवर का अलग सिस्टम हो गया, ऐसे ही हमारा डाइजेशन सिस्टम हो गया। तो कुल मिला के पूरा शरीर तंत्रों का एक समूह है, और उसी में एक तंत्र पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाचन तंत्र, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं और यहीं से ख़त्म भी होती हैं। अगर इस तंत्र को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो हम इसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों का अच्छे से लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो इस पाचन तंत्र को शुरू करने से पहले एक बार हम पाचन तंत्र की बेसिक चीज़ों को आपको बताना चाहते हैं। जैसे पाचन तंत्र के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं पाचन तंत्र में, भाई मुख गुहा से अर्थात वोकल कैविटी से, माउथ से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आहार नाल है, फिर पेट होगा, फिर इसी में लीवर है, पेनक्रियाज बोले तो अग्नाशय है, छोटी आंत और बड़ी आंत है, इत्यादि चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी, और उन्हीं को हम लोग बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पाचन तंत्र, इसलिए एक चीज़ आपने सुनी होगी, मंत्र तंत्र। मंत्र तंत्र का भी जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो मंत्र क्या होता है हम सब जानते हैं, और तंत्र क्या है, तो तंत्र इसके लिए अर्थात आप अपनी बॉडी के तंत्र को समझिए, क्योंकि बॉडी के सारे तंत्र का अलग अलग काम है, और इन तंत्रों को ही समझ लिया तो आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए हम लोग देखिए समझते हैं कि कैसे भगवान के द्वारा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत वस्तु जो कि मानव है उसको किस तरह से बनाया है। लेकिन आज हम अपनी क्रिया विधि से उस भगवान को भी दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि उसको ये देख के बड़ा दुख होता है कि मेरी सबसे प्रिय वस्तु इस धरातल के ऊपर जो मानव है, जिसके पास मैंने जो क्षमताएं दी हैं वो किसी जीवधारी को नहीं दी हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप एक ही चीज़ मैं बताऊं, जानवर और हम लोगों में एक बहुत बड़ा अंतर है, जैसे हंसने का अंतर। जो जानवरों के पास नहीं है वो हंस नहीं सकते, हम इंसान हंस सकते हैं, लेकिन क्या है, हंसना भूल गए, समय नहीं है, समय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमको स्पेशल दी गई हैं और हम इनका लाभ नहीं लेते हैं। हम कहते हैं हंसना, अरे हंसने से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं एक एक करके हम लोग हर एक चीज़ को समझेंगे, हर एक पहलू को देखेंगे। तो आइए पाचन तंत्र को समझते हैं। तो इस पाचन तंत्र में हम लोग एक तरफ देखेंगे आपकी आहार नाल, और एक तरफ देखेंगे पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है, तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियों को हम लोग समझेंगे कि आहार नाल जो कि 12 फीट लंबी होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं, और पाचन ग्रंथियों में अर्थात डाइजेस्टिंग ग्लैंड्स जो होंगी कौन कौन सी होंगी और वो किस तरह से इस काम को पूरा करती हैं। तो देखो ये जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल अंग्रेजी में इसको कहते हैं, आहार नाल। ये 12 फीट लंबी होती है। कितने फीट लंबी है, तो 12 फीट की है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ पर पाचक ग्रंथियाँ।
पाचक ग्रंथियाँ अर्थात डाइजेस्टिंग ग्लैंड्स। तो इसमें हम लोग समझेंगे पाचक ग्रंथियाँ और आहार नाल को हम लोग समझेंगे। जो 12 फीट लंबी आहार नाल है अर्थात एलिमेंट्री कैनाल है आपकी, इसके हम लोग पार्ट्स को देखेंगे कि इसके पार्ट क्या क्या हैं। तो जैसे इसमें हम लोग देखेंगे आपका सबसे पहले जो आएगा उसको हम कहते हैं मुख गुहा अर्थात वक्कल कैविटी अर्थात माउथ, मुख गुहा। उसके बाद अगला पार्ट इसमें हम लोग देखेंगे तो हम कहेंगे ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नाल। उसके बाद इसका पार्ट आएगा आपका अमाशय, बोले तो पेट। और उसके बाद छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। तो इतनी चीज़ों को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत स्टडी करेंगे और समझेंगे कि कैसे यहीं पे पाचन की क्रिया संपन्न होगी। और उसके बाद कुछ ग्रंथियां हैं, डाइजेस्टिंग ग्लैंड्स हैं, वो कौन कौन सी हैं जो इस पाचन क्रिया में भाग लेंगी। जैसे आपकी होगी एक सैलिवरी ग्लैंड्स अर्थात लार ग्रंथि, अर्थात लार ग्रंथि। उसके बाद आपकी होगी जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। उसके बाद आपकी होगी, आप इसमें लीवर और पैनक्रियाज ये दोनों ही भाग लेंगे, और पित्ताशय गॉल ब्लैडर भी इसमें भाग लेता है। अर्थात हम लोग लीवर को भी पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अर्थात पित्ताशय और मैंने जैसा कि आपको बताया अग्नाशय। तो इतनी चीज़ों को हम समझेंगे और यही वो पूरा सिस्टम है जहाँ पे पाचन का कार्य संपन्न होता है। इस कार्य में कौन कौन भाग लेता है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इन ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम्स किस तरह से आपके द्वारा जो चीज़ें ली जा रही हैं, खाई जा रही हैं, पी जा रही हैं, उनका पाचन किया जा रहा है, उनका अवशोषण किया जा रहा है, इत्यादि चीज़ों को हम समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, पाचन सबसे पहले हम समझे पाचन है क्या। तो पाचन का अर्थ होता है जटिल चीज़ों को सरल चीज़ों में तोड़ना। पाचन का अर्थ क्या होता है? पाचन का अर्थ है जटिल को सरल में तोड़ना। अर्थात हमने जो खाद्य सामग्री भोजन के रूप में ग्रहण की है वो एक जटिल फॉर्म में है, और मुंह के अंदर जैसे ही हमने उसको लिया, हमने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। पूरी तरह से नहीं टूट पाता है, पेट के अंदर गया, फिर उसको तोड़ा गया, फिर अगर उसमें कुछ कमी रहेगी फिर वो आगे बढ़ता है, छोटी आंत में पहुंचता है, वहाँ तोड़ा जाता है, और इस सारी क्रिया करते हुए फाइनली उसको ग्लूकोज में बदला जाता है। और जैसे ही ग्लूकोज में बदला जाता है तो वो आपके शरीर की एनर्जी के रूप में आ जाता है। अर्थात हमारा शरीर जो है वो किस एनर्जी को लेता है, तो वो ग्लूकोज को लेता है। अर्थात हमको आवश्यकता है ग्लूकोज की। हम पनीर खाएं, मशरूम खाएं, मायने नहीं रखता है जब तक कि हमारा पाचन सही से ना हो। अर्थात वो सारी खाई हुई चीज़ें ग्लूकोज में बदलनी चाहिए, तभी सही मायने में आपका पाचन सही है और आप हेल्दी रहेंगे। नहीं तो कई बार हम लोग देखते हैं
बच्चे कहते हैं सर हम तो रोज़ पनीर खाते हैं, रोज़ मशरूम खाते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी जैसी की तैसी है, सिंगल स्ट्रक्चर के घूम रहे हैं। अरे भाई खाओ आप कुछ भी, खाइए आप कुछ भी, लेकिन शर्त यह है कि उसका पाचन सही से होना चाहिए। और किस में बदलना चाहिए? वो ग्लूकोज में। जैसे कोई बीमार व्यक्ति जो काफ़ी लंबे समय से बीमार हो जाता है, 4-6 खाना पीना छोड़ दिया होता है, तो हॉस्पिटल में उसको क्या दिया जाता है? मशरूम पनीर की सब्जी तो नहीं देते हैं, डॉक्टर देता है ग्लूकोज, क्योंकि ऑलरेडी वो एनर्जी फॉर्म में होता है, वो तुरंत एनर्जी देता है। जैसे प्लेयर ग्राउंड पे जब खेलता है, थक जाता है, उसको क्या दिया जाता है? उसको पनीर की सब्जी नहीं भेजते हैं ग्राउंड पे, क्या भेजते हैं? ग्लूकोज दिया जाता है। तो कहने का मतलब हम जो भी खा रहे हैं वो ग्लूकोज में बदलना चाहिए। अब उस ग्लूकोज में बदलने की पूरी प्रक्रिया क्या है? वही है पाचन। उस प्रक्रिया में भाग कौन ले रहा है, उसको हमें समझना है, ताकि उस प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। अच्छे से आपका तंत्र, जो पाचन तंत्र के नाम से जाना जा रहा है, वो अपना काम करे। तो इसी को हमें बेहतर तरीके से समझना है। तो पाचन क्या है? जटिल से सरल में तोड़ना पदार्थों को पाचन कहलाता है। अब पाचन किसका नहीं होता है? पाचन किसका नहीं होता है? तो पाचन नहीं होता है जल का, पाचन नहीं होता है जल का, पाचन नहीं होता है विटामिन का, जल का और विटामिन का पाचन नहीं होता है। और किसका नहीं होता है? खनिज का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ हैं, तो इनको तोड़ना संभव ही नहीं है। तो सर इनका क्या होता है? इनका होता है अवशोषण। इनका क्या होता है? तो इनका होता है अवशोषण। अर्थात जल, विटामिन और खनिज का अवशोषण होता है, अर्थात इनका पाचन नहीं होता है। उसके बाद पाचन किस तरह का प्रोसेस है? जो पाचन है वो किस तरह का प्रोसेस है? तो पाचन पाचन जो है एक फिजियो केमिस्ट्री या केमिकल, फिजियो केमिकल प्रोसेस है, या फिजियो केमिस्ट प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं। अर्थात फिजियो केमिकल प्रोसेस के नाम से इस पाचन प्रोसेस को कहा जाता है, जाना जाता है। तो इतना आप लोग समझ गए पाचन क्या है, किस चीज़ का अवशोषण होता है, पाचन किस तरह की प्रक्रिया है, फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला, मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को यहाँ पे दिखाऊंगा और उसके हर एक फंक्शन को समझेंगे। तो आइए देखते हैं।
आपके सामने एक फिगर बनाया है मैंने। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि हमारा पेट किधर होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो देखिए मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है। आपका लीवर किधर होता है, आपका पेनक्रियाज कहाँ होता है, आपका गॉल ब्लैडर कहाँ होता है। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो फिर क्या होगा, तो पहली चीज़ आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी ने अगर आपको राइट साइड में चाकू मार दिया, हालांकि ना मारे, तो आप घबराइए नहीं। क्यों? क्योंकि राइट साइड में हमको पता है क्या है, हमारा लीवर है, यकृत है। और लीवर जिन सेल से बना हुआ है वो स्पेशल सेल हैं, हेपेटिक सेल हैं। और वो स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि वो अन्य सेलों की अपेक्षा पुनर्जनन बहुत तेज़ करती हैं, अर्थात बहुत तेज़ी के साथ बनती हैं। जो क्षति हुई है लीवर को वो बहुत जल्दी अपने आप सही हो जाएगी, बहुत जल्दी अपने आप सही हो जाएगी। लेकिन अगर कोई लेफ्ट साइड मार रहा है तो आपका है स्टमक, पेट, तो थोड़ा सा होशियार रहिए, क्योंकि पेट फट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इतना समझ गए। दूसरी चीज़ देखिए, बहुत सारे आशिक कहते हैं ना कि प्रेम में हम कलेजा दे देंगे निकाल के, जिगर दे देंगे निकाल के। जिगर और कलेजा क्या है, तो यही है भैया जिगर। ये जो लीवर है ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, और जिसको उर्दू में कहते हैं जिगर, जिगर। तो ये बताओ, ये कोई तुम बड़ी बात तो नहीं बोल रहे हो, देना आसान है भाई। क्योंकि लीवर 1% भी अगर उसका अंश है तो वो 30 दिन में पुनः बन के तैयार हो जाएगा। तो किसी को अगर दे भी दिया तो क्या है, वो तो फिर बन जाएगा ना। अगर इतना चाहते हो, मानते हो, जानते हो, तो फिर दिल निकाल के दो। नहीं दे सकते, लीवर तो हर कोई दे देगा। तो अर्थात हम अपने लीवर को 99% डोनेट भी कर सकते हैं। और सबसे स्पेशल पार्ट है लीवर आपके बॉडी का, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो लीवर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने मैंने पेट बनाया हुआ है। तो आपके पेट के भी 3 पार्ट होते हैं, पेट के 3 पार्ट होते हैं। पेट को क्या कहते हैं, अमाशय, अमाशय अर्थात स्टमक, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है कार्डियक, कार्डियक। बीच वाला है फंडिक, और ये तीसरा पार्ट है, इसको कहते हैं पाइलोरिक। तीन पार्ट में आपका पेट डिवाइड है। इस पेट में ऊपर वाले पार्ट में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये HCl क्यों भरा गया, मैं अभी आपको इसकी भी कहानी सुनाऊंगा। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बीच वाले पेट में कुछ इस तरह की संरचना आपको मिलेगी, इसको कहेंगे रूंजी। कांटेनुमा संरचना होती है। खाली रहने पे जब पेट खाली होता है तो यही चुभती है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा। तो यहाँ पे एंजाइम्स मिलेंगे आपको, जैसे पेप्सिन और रेनिन, दोनों को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ये जो है गुलाबी कलर की, ये है अग्नाशय, अग्नाशय अंग्रेजी में इसको कहते हैं पेनक्रियाज। ये वास्तव में गुलाबी ही रंग की है,
और ये जो एक मैंने गुलाबी रंग का बनाया हुआ है लीवर के नीचे, इसको कहते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। उसके बाद ये छोटी आंत के भाग हैं। छोटी आंत के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं ड्यूडेनम, मैं शॉर्ट में डी लिख रहा हूँ। इसको कहते हैं जेजुनम, और नीचे वाले पार्ट को इलियम कहते हैं। इनके अपने कार्य अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या कहाँ पर है। हमने देख लिया लीवर, हमने देख लिया पित्ताशय, हमने देख लिया पेट। अब आइए इन सारी चीज़ों को समझते हैं और एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। तो देखो, ये क्या है? माउथ, मुंह। तो देखिए, पाचन की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है। पाचन की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है, और उसके बाद पेट में आकर के फिर छोटी आंत में होता है, और फाइनली बड़ी आंत तक कंप्लीट चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके वक्कल कैविटी से होती है, माउथ से होती है। तो देखिए, मुंह से यहाँ पर सलाइवा होती है मुंह में। इसको गौर से समझिए, मैं जो अब बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? लार है, मुंह में लार बोले तो सलाइवा, और इस लार में 3 ग्रंथियां अर्थात 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये सवाल अब पूछा जाता है कि मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां अर्थात 3 पेयर में सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मुंह में पाई जाती हैं। अब देखो इनकी क्या ज़रूरत है। तो 3 जोड़ी, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, और इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में एक ग्रंथि का नाम है पैरोटिड। पैरोटिड। दूसरी ग्रंथि का नाम है सब लिंगुअल। तीसरी का सब मिडुलर। लेकिन आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट कौन सी है, आपको कौन सी ध्यान रखनी है? तो आपको ध्यान रखनी है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आपको ध्यान रखनी है? पैरोटिड ग्रंथि आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि इसी पैरोटिड ग्रंथि में जो सांप होता है, तो सांप का जो विष होता है वो उसकी किस ग्लैंड्स में होता है? तो वो उसकी पैरोटिड ग्रंथि में होता है। किस में होता है? पैरोटिड ग्रंथि में ही सांप का विष होता है। सांप में विष इसी पैरोटिड ग्रंथि में होता है। दूसरा, यही सबसे बड़ी है, लार ग्रंथियों में ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार ग्रंथियों में आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पैरोटिड ग्रंथि। तीसरी बात, जब ये ग्लैंड संक्रमित हो जाती है तब हो जाता है मम्स, बोले तो गलसुआ। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में कि गलसुआ किस ग्रंथि के संक्रमित होने से होता है? तो वो है पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, इसके संक्रमित होने पर गलसुआ हो जाता है, बोले तो मम्स। इतनी चीज़ें समझ गए आप? तो इतना आप लोग नोट कर लो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिए, सुनिए, पेन रख दीजिए। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? तो देखिए, मुंह में एक तो हमने देखा क्या थी, लार। लार, और इसी लार में 3 जोड़ी ग्लैंड्स थी, ग्रंथियां थी। उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन थी? पैरोटिड ग्रंथि थी। अब इसी लार में एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी लार में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। और उन एंजाइमों में एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम, जिसका नाम है लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम है टाइलिन। दूसरा एंजाइम है टाइलिन, और एक डाइजेस्ट भी है। लेकिन आपको ये 2 एंजाइम याद रखने हैं, एक तो टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। देखिए, लाइसोजाइम का नाम आज से पहले सिर्फ लाइसोजाइम ही जानते थे सभी, और एक नाम जो अभी 2-3 सालों से ही बहुत सारे लोगों के सामने आया, मैंने खुद उसको इतना ज़्यादा सुना, इससे पहले कभी नहीं सुना था, जो है सैनिटाइज़र। क्या? सैनिटाइज़र। हर बच्चा सैनिटाइज़र जान रहा है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि भगवान ने जब ये दुनिया बनाई, इंसान बनाए, तो वो इन चीज़ों से अवगत थे कि आगे हमको किन किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड रहेगी। और उसमें सबसे पहली ज़रूरत है सैनिटाइज़र की, क्योंकि आने वाले समय में इंसान इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसके पास खाने का समय नहीं होगा, तो सही से हाथ धुलने का समय कहाँ से होगा? तो ऐसी कंडीशन में तो हर आदमी बीमार हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बीमारियां फैलेंगी, संक्रमित भोजन करेंगे, हानिकारक बैक्टीरिया अंदर जाएंगी। तो गॉड ने देखिए हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल सैनिटाइज़र पहले ही डाल रखा था, और जिसका नाम है लाइसोजाइम। जिसका नाम क्या है? लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम किस में पाया जा रहा है? तो लाइसोजाइम लार में पाया जा रहा है, लाइसोजाइम आंसुओं में पाया जा रहा है, लाइसोजाइम आपके पसीने में पाया जा रहा है। अब देखिए, लार में लाइसोजाइम है, लार में टाइलिन है, और दोनों आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं? तो देखिए, हम लोगों से बोला जाता है कि खूब चबाकर खाना खाओ, हम बच्चों से बोलते हैं, और हम भी जब बच्चे थे तो हमसे भी बोला जाता था खूब चबाकर खाना खाओ। क्यों चबाकर खाएं? तो चबाने की पहली प्राथमिकता तो ये है, जब आप चबाएंगे तो निकलेगी लार। क्या निकलेगी? लार। और उस लार से निकलेगा लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम क्या है? तो जैसा मैंने बताया, ये भगवान के द्वारा हमारी बॉडी में, है ना, एक नेचुरल सैनिटाइज़र डाला गया था, वो है। और ये मुंह के अंदर ही जितनी भी हानिकारक बैक्टीरियाएं होती हैं उनको मार देता है। अर्थात जब आप चबा कर खाना खाएंगे और लार निकलेगी, तभी लाइसोजाइम आएगा। अब एक दिन में 1.5 लीटर लार बनती है। कितनी? एक दिन में औसतन लार जो होती है वो 1.5 लीटर बनती है। अब एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, 1.5 लीटर तो लार बनती है, 1.5 लीटर ही यूरिन बनता है, तो कितना हो गया? 3। उसके बाद गर्मी चल रही है, पसीना वसीना निकल जाता है, आधा लीटर मान लो आप, मतलब 3.5, कुल मिला के 4। तो हमको एक दिन में मिनिमम कितना पानी पीना चाहिए? तो कम से कम 4 लीटर तो पीना ही है। कितना पीना है?
कम से कम 4 लीटर तो पीना ही है भाई। 1.5 लीटर तो लार ले जाएगी, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नहीं पीते हैं। हमको जब दिक्कतें हो जाती हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं भाई कम से कम 6 लीटर पानी पीजिए, तब आप पानी की बोतल साथ में लेके घूमते हो। तो इसीलिए कहते हैं भाई समझ लीजिए, इसको समझ गए तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो खूब चबा कर खाना खाओ। क्या निकला, लाइसोजाइम। अब समझिए, लाइसोजाइम ने मुंह के अंदर ही हानिकारक बैक्टीरियाओं को खत्म कर दिया। अब समझिए जरा, भगवान बैठे थे, उन्होंने कहा भाई ठीक है लाइसोजाइम डाल दिया। तब तक लक्ष्मी जी बोली प्रभु बच्चे क्या करेंगे। कहा क्यों। कभी बच्चों में तो प्रीमोलर ही नहीं होता है, अग्र चौवर्णक ही नहीं होता है, वो तो चबा ही नहीं पाएंगे। तो जब वो चबा नहीं पाएंगे तो लार नहीं निकलेगी, लार नहीं निकलेगी तो बच्चे बीमार, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें उठा के मुंह में रख लेते हैं। कौन सा वो साबुन से हाथ धुलने जाते हैं। भगवान बोले अरे ये तो अच्छी बात कही लक्ष्मी जी, आपने याद दिला दिया, अब क्या करें। बताओ बताओ बताओ, तुम ही बताओ। तो उन्होंने कहा प्रभु करना क्या, बच्चों में आप ऑलरेडी लार भर दो, इतना कि वो पहले से ही बहना शुरू कर दे, चबाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए बच्चों में भगवान ने क्या किया, लार इतनी भर दी कि उनकी लार निकलती रहती है। उनको कुछ भी दो, या कुछ भी गिरा हुआ है मिट्टी में पड़ा है, उन्होंने उठाया तो मुंह में लगाते हैं, सबसे पहले उसमें क्या लगा, लार। और मैंने आपको बताया लार में क्या है, तो लार में है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या कर दे रहा है, हानिकारक बैक्टीरियाओं को खत्म कर दे रहा है, इसलिए बच्चे को बीमारी नहीं होती है। अब क्या होता है, शहर में भाई जो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके बच्चे को लार आ गई, और डॉक्टर के पास चलिए डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की लार ना ऐसी दवाई दे दीजिए। अब उन्होंने लार की दवाई ले ली, बच्चा उनका लार ही नहीं निकाल रहा। हो क्या रहा है, वो हर हफ्ते बीमार हो जा रहा है। अब वो क्या करें, अरे वो देखो गांव में हमारा पड़ोसी है, उसका लड़का गोबर में खेलता है, मिट्टी में खेलता है, बीमार नहीं होता है। हमारा इतनी सफाई रखते हैं फिर भी देखो बीमार हो जा रहा है। अरे भाई बीमार नहीं हो जा रहा है, तुम बीमार कर रहे हो उसको। उसको बीमार कौन कर रहा है, हाँ, क्योंकि उसकी लार ही आप बंद करवा दे रहे हो, तो बीमार नहीं होगा वो। तो समझिए इस चीज को। उसके बाद देखो इसी लार में टाइलिन भी है। टाइलिन क्या करता है, मंड का पाचन करता है। मंड बोले तो स्टार्च अंग्रेजी में, मंड को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, शर्करा मीठी होती है। मंड क्या होता है, चोकर जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, भगवान ने हमारे शरीर में, हमारे पाचन तंत्र में जो एंजाइम दिए हैं उसमें चोकर को पचाने का एंजाइम दिया है, अर्थात मंड को पचाने का एंजाइम दिया है। तो जब रोटी बनती है, आटे को छाना जाता है, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत चोकर रहता है जब रोटी बनती है, तो उसी चोकर के सहारे वो रोटी पच जाती है। और जिस आटे से चोकर पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है, आटा बहुत महीन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैदा। तो आप ही देखिए, आप रोटियां 10 खा जाओगे, पच जाएंगी, लेकिन क्या बताइए, आप मैदे की पूड़ी या भटूरा 10 खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उसको पचाने का सिस्टम ही नहीं है आपके पास। तो खाएंगे बीमार हो जाएंगे। तो पचेगी वही चीज़ जिसके लिए हमारे तंत्र में चीज़ें दी गई हैं, हमारे सिस्टम में चीज़ें दी गई। तो इस चीज़ को समझिए, हफ्ते में 1 दिन तो ठीक है, लेकिन हफ्ते में 7 दिन ये भटूरा मत खाइए, फिर कोसोगे भगवान को। भगवान कहेंगे तुम तो मूर्ख हो यार, मैंने तो सब कुछ दिया है, तुमने कभी समझा ही नहीं। उसके बाद देखिए, ये टाइलिन मंड को किस में कन्वर्ट करता है, मंड को मंड को पचा करके शर्करा में बदल दे रहा है। शर्करा मीठी होती है। तो देखिए जो बच्चे होते हैं, बच्चों को आप रोटी दीजिए, उसमें चीनी लगी हो, नमक लगा हो, कुछ ना लगा हो, वो फिर भी दिन भर उसको खाते रहते हैं। क्यों, क्योंकि लार ऑलरेडी उनकी निकली है। तो उनको वो रोटी जो है उसमें मंड ऑलरेडी थोड़ा सा
जैसे ही पचता है वो, अर्थात गीला गीला हो जा रहा है, तो मीठी हो जाती है, क्योंकि स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, शर्करा में। शर्करा मीठा होता है। आप भी ये प्रैक्टिकल करके देखिए, रोटी को देर तक चबाइए, चीनी हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी वो मीठी लगेगी और अच्छी लगेगी और स्वाद आएगा। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, मम्मी ने दी रोटी, अरे मम्मी बहुत हो गया, बस खा लिया, मुंह में रखा, पेट में गया, अरे जल्दबाजी में है। और उसके बाद वही जब बीबी आती है तो बीबी से कहते हैं, अरे यार तुम्हारे हाथ की रोटी में कोई जादू है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मम्मी बनाती थी अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि बीबी कहती है अभी मैं सेंक लूँ, 2-4 और बची हैं, साथ में बैठ के खाएंगे। और जब वो साथ में बैठ के खाती है तो तुम्हारा फ़ोन भी साइड में कर देती है और कहती है मुझे देखकर मुझसे बात करते हुए खाना खाइए जब तक मैं खा रही हूँ। तो आप देर तक खा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मुंह में चबा कर खा रहे हो। जब चबा कर खा रहे हो तो टाइलिन आ रहा है, टाइलिन आ रहा है तो भाई रोटी में स्वाद आ रहा है, ना कि बीबी ने बनाया स्वाद और मम्मी ने बनाया स्वाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी के हाथ में जो जादू है वो किसी के हाथ में जादू नहीं है। तो समझ गया ना इन चीज़ों को। दूसरी चीज़ मैंने बोला लाइसोजाइम किस में होता है, आंसुओं में। अब देखो भाई, बेवजह आंसू मत बहाओ। जो बच्चे छोटी छोटी बात पे आंसू बहाते हैं उनका शरीर आप देख लीजिए, बीमार रहते हैं। डॉक्टर के पास उनकी मम्मी लेके घूमती हैं, क्योंकि सारा लाइसोजाइम तो आंसुओं में बहा दिया। उसके बाद में कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं, हालांकि आंसू बहाना महिलाओं का एक सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन वो ये नहीं जानती हैं अपनी सबसे बड़ी ताकत को बाहर बहा दे रही हैं। भाई लाइसोजाइम ही शरीर का बाहर निकाल दे रही हैं। उनको तो लग रहा है हमारा हथियार है, आंसू बहा देंगे सामने वाला ढह जाएगा, अर्थात पति तो ढह जाता है। लेकिन खुद कितनी कमज़ोर हो रही हो ये तुमको एहसास नहीं है। पति यही समझ के मुस्कुरा लेता है, वाह मूर्ख बीवी, कोई बात नहीं। तो वो भी, जो महिलाएं बात बात पे आंसू बहाती हैं वो भी बीमार रहती हैं। पसीने की बात कर लूँ मैं, पसीने में लाइसोजाइम। अब देखिए, आप उठिए सुबह, विदाउट एक्सरसाइज जाइए नहा लीजिए, शरीर में पसीना नहीं है। आप चाहे वाइल्ड स्टोन नहीं, चाहे जो भी साबुन से नहाओ, 1 बार नहीं 10 बार नहाओ, आपको नहाते समय तो ठंडा और जो भी चीज़ें लग रही हैं अच्छा लग रहा है। जैसे ही वॉशरूम से बाहर आए आपको फिर जमुहाई आनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा अरे यार अभी तो जो है नहाए ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। और वही थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए आप, और पसीना हो शरीर में, फिर नहाने जाइए। और जब पसीना होता है बॉडी पे, फिर आप देखिए शरीर को रगड़ते हैं, है ना, तो सारी गंदगी अपने आप निकल जाती है। और आपके शरीर में पसीना है, पसीना निकला है, पसीने में क्या है, लाइसोजाइम है। गंदगी आपकी जो छुड़ी है, हानिकारक बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे, उनको कौन खा जा रहा है, लाइसोजाइम खा जा रहा है। उसके बाद आप चाहे वाइल्ड स्टोन लगाएं चाहे ना लगाएं, पूरे दिन आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे, फ्रेशनेस आती है। प्रैक्टिकली करके देखिए तो आप देखिए, समझिए इस तंत्र को भगवान ने कितनी खूबसूरती के साथ डेवलप किया है, आपके इस तंत्र को बनाया है, आपके इस तंत्र को। तो इसको समझ लीजिए। इसीलिए बायो कोई सब्जेक्ट नहीं है। बायो पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम नौकरी पाने के लिए बायो पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि हम स्टूडेंट हैं हम तभी पढ़ें। ये वो सब्जेक्ट है जिसे समझना सभी के लिए ज़रूरी है। तो आज से खूब चबाकर खाना खाना, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, तो लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। ठीक है। टाइलिन क्या करता है, मंड का पाचन करता है। ठीक है। और ये भी जो है मंड का पाचन करता है साथ में आकर के। तो इतना आप मुंह में समझ गए। तो पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है। अब मुंह के बाद खाना पहुंचा ग्रास नाल में। तो आपकी जो ग्रास नाल है, आपकी जो ग्रास नाल है, उस ग्रास नाल में कोई एंजाइम नहीं होता है। और जब एंजाइम नहीं है तो फिर पाचन नहीं होगा। ये सवाल आता है कि पाचन कहाँ नहीं होता है, तो पाचन नहीं होता है कहाँ, यहाँ।
नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर पाचन नहीं होता है। यहाँ फिर होता क्या है, तो यहाँ भोजन को ये सिर्फ ढकेलने का काम करती है ग्रासनाल। क्या करती है, भोजन को ढकेलने का काम करती है। इसी ग्रासनाल में एक ढक्कन होता है। क्या होता है समझना, एक ढक्कन होता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस होता है। अब ये एपिग्लोटिस क्या करता है, तो देखो जो आहार नाल है वो कुछ इस तरह से होती है कि ऐसे आई, ऐसे, और यहाँ से ये, अर्थात ये फेफड़ों में चली गई और ये पेट में चली गई। ठीक है, और यहीं पे वो ढक्कन है, यहीं पे वो ढक्कन है यहाँ पे। तो देखो, और इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करता है ब्रेन, अर्थात हर चीज़ को ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो ब्रेन इस एपिग्लोटिस नाम के ढक्कन को कंट्रोल करता है। अब देखिए, हमने खाना खाया और हमारा खाने का अंदाज देखिए ज़रा। हम खाना खा रहे हैं, या तो मोबाइल में बिजी हैं साथ में, या तो सामने टीवी देख रहे हैं, अर्थात हमारा ध्यान खाने पे नहीं है। अब क्या होता है, जब आपके ब्रेन को पता ही नहीं है आपका ब्रेन कहाँ है, आप कंसंट्रेट किस चीज़ पे कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे या तो आप टीवी। आपने दाल चावल मुंह में रखा, ध्यान आपका टीवी के ऊपर। एपिग्लोटिस कंफ्यूज, क्योंकि उसके पास कोई सिग्नल नहीं, भाई हवा आ रही है या पानी आ रहा है या खाना आ रहा है, क्या आ रहा है मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है खाने पे। ध्यान होता तो ब्रेन को पता लगता और ब्रेन बता देता है एपिग्लोटिस को कि कौन सा ढक्कन खोलना है तुमको। अब आपने दाल चावल खाया, अंदाजे से ही एपिग्लोटिस ने ढक्कन खोल दिया, ये वाला एयर वाला। कौन सा खोला भाई, एयर वाला खोल दिया। और यहाँ है फेफड़े। अब फेफड़ों को क्या चाहिए, फेफड़ों को चाहिए एयर, और यहाँ पर क्या चला गया, दाल चावल। अब जैसे ही 2 दाना दाल चावल का नीचे पहुंचा है, नीचे से डायफ्राम बोल रहा है फेफड़ों से, अरे ये क्या आ रहा है, अरे देखो ये क्या आ रहा है भाई। फेफड़े भी देख रहे हैं। डायफ्राम कहता है मैं धक्का मार रहा हूं, इनको बाहर फेंको। तो डायफ्राम ने नीचे से मारा धक्का, फेफड़ों ने ऊपर से प्रेशर मारा और तुम्हारी नाक से दाल चावल आ गया। अरे बाप रे बाप, हिचकी आ गई। मम्मी दौड़ी, पानी लाई, बेटा पानी पी ले, आराम से पीठ पे हाथ रखा। अरे अरे कोई बात नहीं, हुच्चा लग गया बेटे को। अरे बेटे को हुच्चा नहीं लगा, हाँ बेटे का तरीका ही इतना खराब है। ये तो हुच्चा कम है, कभी कभी इतना तगड़ा लग जाता है कि दोबारा खाना ही नहीं खा पाओगे। तो ऐसी गलती मत करना, खाना आराम से खाइए, खाने पे ध्यान रखिए। ठीक है, तो इतना समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर पाचन नहीं होता है ग्रासनाल में, ये भोजन को सिर्फ ढकेलने का काम करती है। यहाँ पर कोई एंजाइम भी नहीं है। आपसे कोई पूछेगा एंजाइम कहाँ पे नहीं है, तो आप कहेंगे ग्रासनाल में। ठीक है, लेकिन पाचन का आरंभ कहाँ से हो जा रहा है, शुरुआत कहाँ से हो जा रही है, तो आपके मुख से हो जा रही है, अर्थात मुंह में पाचन होता है। और मुंह में पचे हुए भोजन को बोलस कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इस खाने के कितने नाम होते हैं। मुंह में आया बोलस, पेट में गया काइम। काइम चूर्ण खाते हो बदहजमी को दूर करने के लिए, तो मुंह में आया बोलस, पेट में गया काइम और खेत में गया काइल। समझ रहे हैं? अभी मैं हर एक चीज बताऊंगा आपको। तो इतना समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं पेट पे। तो जैसा कि पेट का स्ट्रक्चर अभी बना हुआ था कुछ इस तरह से, ये मैंने बताया था 3 पार्ट होते हैं इसके। तो यहां पर भरा है HCl। तो HCl की आवश्यकता क्यों है? तो भगवान वाकिफ हैं आपसे, वो जानते हैं ये इंसान क्या कर सकता है। अर्थात चबा के खाना तो नहीं खाएगा, समय नहीं है, तो लाइसोजाइम काम नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से भर दिया HCl, ताकि जो बैक्टीरिया मुंह में नहीं मर पा रही हैं वो पेट में खत्म हो जाएं।
तो HCl किस पार्ट में भरा हुआ है? ये कार्डिक वाले पार्ट में भरा हुआ है। और इसका काम भी क्या है? तो इसका काम भी है हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करना। ठीक है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो फंडिक वाला पार्ट है, यहां पे मैंने एक संरचना बनाई थी रूंजी। ठीक है, तो रूंजी क्या करती है? तो ये जो रूंजी है ये भोजन को, अर्थात पचे हुए भोजन को, ठीक है, भोजन को रोक कर रखती है। कितनी देर तक भोजन रुका रहता है पेट में? 4 घंटे तक। अर्थात आपने कुछ खाया है उसके 4 घंटे बाद खाइए, क्योंकि 4 घंटे लगते हैं पचाने में। ठीक है, उसके बाद भूख लगने पर ये पेट में चुभती है, तो कहते हैं चूहा कूद रहा है। भूख लगने पर पेट में चुभती है। ठीक है, उसके बाद तो 2 भाग आप समझ गए पार्ट पेट के, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में यहीं पर जठर रस पाया जाता है। जठर रस, क्योंकि यहीं पे जठर ग्रंथि है, अर्थात गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, यही क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस। अर्थात जठर रस। जठर रस, इस जठर रस से 2 एंजाइम निकलेंगे। एक होगा पेप्सिन और एक होगा रेनिन। पेप्सिन और एक होगा रेनिन। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। और रेनिन दूध का पाचन करता है। रेनिन दूध को पचाता है। दूध को दही में वैसे ये बदलेगा। और ये रेनिन बच्चों में पाया जाता है, 7 साल तक ये पेट में होता है। अर्थात दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। इसीलिए देखिए छोटे बच्चों को आप चाहे जितना दूध दे दीजिए, वो लेटे 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 कहो 2-4 लीटर पी जाएं दिन भर, उनका कुछ नहीं होगा, तब भी भूखे रहेंगे। आपको दे दें हम लोग पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। हम लोग क्या खा लेते हैं? दही। बच्चे क्या नहीं हजम कर पाएंगे? दही। इसीलिए उनके पेट में रेनिन दूध को दही में बदलता है और हम लोग डायरेक्ट दही को पचा सकते हैं। ठीक है, तो पेप्सिन नाम का एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पेट में। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। एग्जाम में बहुत आता है। प्रोटीन का पाचन पेट में भी होगा, अग्नाशय में भी होगा और छोटी आंत में भी होगा। इनको मैं क्रम से याद करा दूंगा। पेट में पा से पेट, पा से पेप्सिन, पा से प्रोटीन, और तो किसमें कन्वर्ट करता है? तो पेप्टोन में बदलता है। रेनिन कहाँ पाया जाता है? ये भी पेट में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये दूध को पचाता है और उसको दही में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया पेट। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें पाचन को समझा क्या होता है, पाचन कहाँ से शुरू होता है ये हमने समझा क्या होता है, पाचन कहाँ नहीं होता है ये हमने समझा।
पेट हमारा किस तरफ है, पेट के कितने पार्ट होते हैं, ये हमने समझा कि क्या क्या उनके काम होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो पाइलोरिक है, तीसरा वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, पाइलोरिक। इसी पाइलोरिक में होता है ये जठर ग्रंथि। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट वाले उसमें फिगर में यहीं पे लिखा था, रेनिन और पेप्सिन नाम के एंजाइम। ठीक है, तो टाइलिन कहाँ पाया जाता है, टा से टंग, टा से टाइलिन बोले तो जीभ, टंग होता है तो मुंह में होती है, तो मुंह में टाइलिन होता है। टाइलिन क्या करता है, मंड का पाचन करता है। मंड मीठा अर्थात शर्करा में कन्वर्ट होता है और शर्करा मीठा होता है, इसलिए जब हम चबा के खाना खाएंगे तो फिर रोटी मीठी ही लगेगी, चावल मीठा ही लगेगा, उसमें चाहे चीनी हो चाहे ना हो। उसमें था लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या यूज होता है, भगवान ने क्यों हमको लाइसोजाइम दिया, और सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन हम क्या वो कौन सी गलती करते हैं कि हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। हमने अच्छे से समझा, फिर हमने एपिग्लोटिस के कार्य को समझा, HCl भगवान ने क्यों पेट में भर दिया हम ये भी जान रहे हैं। उसके बाद देखिए, हमने आपको बताया कि जो आपका भोजन होता है, भोजन ये जब मुंह में है, कहाँ है, मुंह में, तो मुंह में इसको क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। अर्थात मुंह के अंदर जो चिपचिपा भोजन होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं बोलस। ठीक है, बोलस। उसके बाद मुंह के बाद ये कहाँ आता है, तो आता है आपके पेट में। पेट बोले तो अमाशय, अमाशय। तो अमाशय में भी जब ये आता है तो ये अधपचा ही होता है, तो अमाशय में इसको क्या कहते हैं, इसको काइम कहते हैं, काइम। हाँ ठीक है, तो पेट के अंदर जो खाना है उसको क्या कहते हैं, काइम। तो जब खाना पचता नहीं तो काइम चूरन खाते हो। उसके बाद देखो ये भोजन कहाँ आता है, पेट के बाद, तो ये आएगा, हम जान रहे हैं, बड़ी आंत में, लास्ट में पहुँचता है। ठीक है, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, तो मैंने बोला खेत में, तो इसको क्या कहते हैं, काइल। क्या कहेंगे, काइल। ये पीला रंग का क्यों होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जितना आज मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा, और इतना देखकर आप सतर्क भी हो गए होंगे कि हमको गलती कहाँ पे नहीं करनी है। उसके बाद आगे क्या होगा वो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक आप आराम से इस वीडियो को समझिए और बार बार देखिए और दूसरे को बताइए, समझाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगले पार्ट के साथ।